गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा आईएचएल का लास्ट लेक्चर है, जहां हम पहले तो पीआईएल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ केसेस है जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होने चाहिए। उसके अलावा कन्वेंशंस है जो काफ़ी सारी पीआईएल और आईएचएल से रिलेटेड जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इनको आप 8-10 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। इनको आप अपने स्टडी टेबल पर के सामने जो दीवार है उस पे चिपका लेना और सुबह शाम उठ के पढ़ना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ध्यान रखना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा साथ में ही हम जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको भी हम देखेंगे। ठीक है। एक और बात, WTO का जो हमारा PYQs का क्वेश्चन हुआ था, जहां मैंने आपको बताया था कि जो एक क्वेश्चन था जहां हमारा टेस्ट ऑफ प्रपोर्शनल WTO अग्रीमेंट्स पर जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, नेसेसिटी था, बैलेंसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आप ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि जो टेस्ट है ये तीनों, इनका जो मीनिंग है ये हमेशा क्लियर नहीं होता है। ये बात ठीक है, जो नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं वहां पे भी आप नोट लगा लेना, यानी जो मीनिंग ऑफ दीज टेस्ट है इज नॉट ऑलवेज क्लियर, हमेशा क्लियर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन वो उस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये भी बात ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन हमारा WTO वाला जो PYQs का क्वेश्चन था वहां पे वो ठीक होगा। ठीक है, वो मैं आपको 2 लेक्चर में पिछले बताना भूल गई थी, तो यहाँ मुझे याद आ गया, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर किसी भी बच्चे को हमारे PIL के, जूरिस्प्रूडेंस के और कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स परचेज करने हैं तो वो हमें ईमेल कर सकता है। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पे पता चल जाएगा, और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो इसके अलावा अगर किसी बच्चे को जो अवेलेबल सब्जेक्ट्स है हमारे, उनके PYQs और मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, तो कौन से सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट और PYQs हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने प्राइस पे कर रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट से ही पता चलेगी। आप वहां से चेकआउट करके हमें ईमेल जरूर करें। ठीक है, और जिन बच्चों के पास हमारे टीममेट का नंबर है, तो प्लीज़ आप हमें नंबर पर ही मैसेज करें। आप लोग को मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके पास हमारे टीममेट का नंबर गया हुआ, वो मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं जब भी कोई मैसेज वगैरह आता है, तो आप उन्हें उनके पास मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है। तो हम पहले बात करेंगे कि हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कई सारे ऐसे केसेस हैं जो एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, और जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन होता है। तो ये कई केसेस है जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने हैं। जैसे हमारा पहला केस है क्वीन वर्सेस केन का 1876 का, जिसमें लॉर्ड कैल्फरीज ने क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी हमारे उसकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। याद आपको केस? तो ये पहला केस है 1876 का। इसके बाद आता है पैक्वेटे हबाना केस है, 1900 का आता है, 1900 में आया था ये केस। इसके बाद वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग वर्सेस किंग का केस है, 1905 का। चौथा केस है लूथर वर्सेस सागर, 1921 का केस है। ये भी आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा पांचवा केस है SS लोटस केस है, 1927 का, काफी इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। इसके अंदर भी PIL की डेफिनेशन दी गई थी, जो कि हमने पहला जो लेक्चर था हमारा PIL का वहां पे डिस्कस की थी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बना के पूछ लिया जाता है यहाँ से। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है, छठा केस आता है आइलैंड ऑफ पाम्स आर्बिट्रेशन केस, जो कि 1928 का केस है। उसके अलावा आता है 7th केस आता है बैंक ऑफ यूथोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट एंड लिक्वरी का केस है, जो कि 1931 का केस है। तो ये केसेस आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने हैं। उसके अलावा 8th केस है हमारा अरंत जाजू मंडी केस है, 1939 का। 9th केस है नोटम बाहम केस 1955 का, जो कि नेचुरलाइजेशन का जो तरीका है नेशनैलिटी को हासिल करने का, उससे रिलेटेड है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये पॉइंट। उसके अलावा 10th केस है पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का केस है, 1960 का केस, जिसको राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, कई बार जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है वहां पे पूछा जा चुका है। उसके अलावा नॉर्थ सी सेल्फ कंटिनेंटल केस है 1969 का, जो काफी इंपॉर्टेंट केस है हमारा। उसके अलावा बार्सिलोना ट्रैक्शन केस है 1970 का, जिसको बेल्जियम वर्सेस स्पेन 1970 का ये केस भी कहा जाता है, जो रिलेटेड है इक्विटी वर्सेस जस्टिस के प्रिंसिपल से, सॉरी इक्विटी एंड जस्टिस के प्रिंसिपल से।
ठीक है, तो ये 12th केस है। इसके अलावा 13th केस आता है फिशरीज जुरिस्डिक्शन मैरिट केस, जो कि 1973 का है, जो यूके वर्सेस आयरलैंड, इसका ये मेन हेडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। 1973 का ये केस है। उसके अलावा न्यूबर्ग वर्सेस अरीगो का केस है 1982 का, जिसको न्यूरमबर्ग जजमेंट भी बोलते हैं 1982 की, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी। न्यूरमबर्ग ट्रायल था जो हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में काफी चीजें आती है यहाँ से। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिसाइड किया था। क्या क्या केस है? एक तो हमारा मस्किट डाउज केस है, जिसको फ्रांस वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन 1905, ये इस नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लो फ्रांस वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन लिखा जाता है तो आपको पता होना चाहिए वो मस्किट डाउज केस की बात कर रहा है। तो इस केस को पीसीआईए ने डिसाइड किया था। इसके अलावा जो नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट फिशरीज केस है, जिसको ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो 1910 में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक केस हो रहा है सावरकर केस, यानी एम्परर वर्सेस विनायक दामोदर सावरकर का केस है 1910 का, ये भी पीसीआईए ने डिसाइड किया था। इसके अलावा रशियन इंडेमिनिटी केस है, यानी रशिया वर्सेस टर्की का केस है 1912 का, जो आपको पता होना चाहिए, जो कि पीसीआईए ने डिसाइड किया था। तो ये कुछ केसेस थे जो आपको पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको लिखवाए हैं ताकि आपको याद रह सके। इनको आप अपनी स्टडी टेबल के सामने लिख कर याद कर लेना बार बार। यही केसेस बार बार आपको रिपीटेड में देखने को मिल जाते हैं। देखो वैसे तो केस लॉज का जो स्कोप होता है ना वो बड़ा वाइड होता है, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन मेन जो चीजें होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। बाकी केस लॉ का क्वेश्चन हमेशा थोड़ा ऐसा जो ज्यादा रट्टा मार सकते हैं, जो यादें कर सकते हैं, या कोई ट्रिक होती है उनके जरिए आप याद रख सकते हो तो अलग बात है, वरना केस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे पीआईएल में हजारों केस है, कैसे आप याद रखोगे? अपडेटेड जो केस आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या और फैमिली लॉ के, वो कैसे आप याद इतने सारे केसेस याद रखोगे? तो थोड़े दो चार जो क्वेश्चंस होते हैं जो जिन पे आपका तुक्का चलता है या आपकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो अपडेटेड नॉलेज है वो चलती है, तो वो अलग बात होती है, उनकी आपको इतना प्रेशराइज लेने की जरूरत नहीं है। बाकी पोर्शन है जो आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। 2-4 नंबर वाली जो बात होती है वो आप वैसे भी इधर उधर से तुक्के में अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके तुक्के में ठीक हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें भी याद कर लोगे, 1-2 ऑप्शन आपको वहां से ये भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 1-2 ऑप्शन से भी कई बार सोल्व हो जाता है। तो ये सारे जो टिप्स और ट्रिक्स है ना ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तब आपके जाके ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब हम देखेंगे पीआईएल के अंदर कुछ कन्वेंशन है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखनी है, और यही कन्वेंशन है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहली कन्वेंशन है जेनोसाइड कन्वेंशन, जो 9 दिसंबर 1948 को हुई थी, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। उसके अलावा आती है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन है, 1954 में हुई थी। तीसरी है वारसा पैक्ट, हुआ था 14 मई 1955 को। उसके अलावा चौथी कन्वेंशन हुई थी वियना कन्वेंशन हुई थी ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो 18 अप्रैल 1961 को हुई थी। उसके अलावा द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965 में हुई थी। उसके अलावा मॉनेट्रियल कन्वेंशन हुई थी हाईजैकिंग पे, ये भी याद रखना, पूछा जाता है कि मॉनेट्रियल कन्वेंशन किस मुद्दे से रिलेटेड हुई थी, तो हाईजैकिंग पे हुई थी 1971 में, याद रखना। उसके अलावा 7th कन्वेंशन है द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ये 1979 में हुई थी, याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। उसके अलावा द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड क्रूअल एंड इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑन पनिशमेंट, ये 1984 में हुई थी। इसके अलावा सार्क अकॉर्ड हुआ था एक्स्ट्राडिशन पे, ये 1987 में हुआ था, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी ये पॉइंट पूछा जाता है। उसके अलावा 10th कन्वेंशन हुई थी द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो कि 1989 में हुई थी। 11th कन्वेंशन हुई थी द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, 1990, ये 1990 में हुई थी। और इसको कन्वेंशन को हमने डिटेल में डिस्कशन किया जब हमारा नेशनैलिटी वाला टॉपिक हुआ था, ठीक है, जहां हमने माइग्रेशन वाला जो टॉपिक था उसको किया था, वहां पे इस कन्वेंशन को डिटेल में डिस्कस किया मैंने। काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इस कन्वेंशन से, ठीक है। उसके अलावा 12th जो कन्वेंशन है वो हुई थी द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो कि 2006 में हुई थी, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है पीआईएल की जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी, 1972 में हुई थी। उसके बाद केमिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी, 1993 में हुई थी।
उसके अलावा ओटावा ट्रीटी है जो 1997 में हुई थी, जो कि लैंडमाइन से रिलेटेड थी। ये पूछा जाता है कि ओटावा ट्रीटी किससे रिलेटेड है, तो लैंडमाइन से रिलेटेड, याद रखना। उसके अलावा कन्वेंशन हुई थी क्लस्टर म्यूनिटिशंस पे 2008 में हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो क्लस्टर म्यूनिटिशंस इसके नाम में ही आया है, तो उससे रिलेटेड थी ये कन्वेंशन। उसके अलावा आर्म्स ट्रेड ट्रीटी हुई थी जो 2013 में अडॉप्ट की गई थी और 14 दिसंबर 2014 को इफेक्ट में आई थी। ये याद रखना, एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये चीज। उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, तो ये 2006 में अडॉप्ट की गई थी और 2010 में इफेक्ट में आई थी। याद रखना, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उसके अलावा ट्रीटी हुई थी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये 7 जुलाई 2017 को अडॉप्ट की गई थी और अभी 2-3 साल पहले 22 जनवरी 2021 को इसको इफेक्ट में लाया गया था। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स पे जो ट्रीटी हुई थी। इसके अलावा एक कन्वेंशन हुई थी, ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस वॉज कलेक्शन ऑफ एंटी स्लेवरी मेजर साइन किए गए थे ब्रुसेल्स में 2 जुलाई 1890 को। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल है, जो कि फ्रांस वर्सेस गोरिंग हरमन एंड अदर्स का केस है, जो 20 नवंबर 1945 को स्टार्ट हुआ था और डिसाइड हुआ था 1 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, इस केस के अंदर कुछ ऐसे क्राइम्स थे जिनको पनिशेबल बनाया गया था इंटरनेशनल लॉ में, और उनकी कैटेगरीज बनाई गई थी। जैसे हमारे यहाँ आईपीसी में आप देखोगे विमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, उसके अलावा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी ऐसी कैटेगरी बनाई गई है। तो ऐसे ही न्यूरेमबर्ग ट्रायल के अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई गई थी इंटरनेशनल लॉ में। जैसे कंस्पायरेसी था एक कैटेगरी, दूसरा क्राइम अगेंस्ट पीस है, वॉर क्राइम्स है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मास मर्डर इज वन ऑफ द कैटेगरी, अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, उसके अलावा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, हेट क्राइम्स। तो ये 8 कैटेगरी बनाई गई थी जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको डिटेल में करवा रही हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई है। तो जब न्यूरेमबर्ग ट्रायल था, बेसिकली ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, उसके बाद जो वॉर क्रिमिनल से रिलेटेड केसेस आने शुरू हुए थे उससे रिलेटेड था, मतलब उनका प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड था। तो न्यूरेमबर्ग एक बेसिकली अर्बन डिस्ट्रिक्ट है जर्मनी के बवेरिया प्रोविंस का, ये बात ध्यान रखना। सो जो कल्प्रिट्स थे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, उनको गिल्टी फाइन करार दिया गया था और उनका यहाँ ट्रायल चला था। तो ये एक 13 ट्रायल्स की सीरीज थी पूरी, जो जर्मनी में कंडक्ट की गई थी, जिसका बेसिक मकसद था कि जो नाजी रूल था जर्मनी का, हिटलर का, उसके अगेंस्ट जस्टिस लाया जा सके। और इस इंसिडेंट में जो नाजी लीडर थे, जो हिटलर था, उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। ठीक है, तो ये पूरा हमारा न्यूरेमबर्ग ट्रायल था, जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो पीआईएल की हमारी हर चीज हो चुकी है, चाहे वो केसेस हो, कन्वेंशंस हो, न्यूरेमबर्ग ट्रायल हो, बाकी कौन सा केस किसने डिसाइड किया है, हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो यूनिट थी वो हो चुकी है। बाकी हर टॉपिक के साथ हमने पीवाईक्यूज डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी डाउट आपका नहीं है, कहीं भी कोई पॉइंट फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड जो भी हमारे पास पीवाईक्यूज है उनको हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या क्या किस किस तरीके की पीवाईक्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ पीवाईक्यूज है, ज्यादा तो पीवाईक्यूज नहीं है, मेरे ख्याल से 6-7 पीवाईक्यूज होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के पीवाईक्यूज है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। कैमरे का कनेक्शन हट गया, पहले उसको ठीक कर लेते हैं। हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है द लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ नॉन इंटरनेशनल कैरेक्टर। ये कह रहा है कि नॉन इंटरनेशनल कैरेक्टर से रिलेटेड जो हमारा 1977 का सेकेंड प्रोटोकॉल था, याद है,
फर्स्ट प्रोटोकॉल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था, नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हमारा सेकेंड प्रोटोकॉल था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये गवर्न होता है कॉमन आर्टिकल 3 ऑफ जनेवा कन्वेंशन 1949 एंड एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट, नहीं सेकेंड प्रोटोकॉल था। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है कॉमन आर्टिकल 3 ऑफ द जनेवा कन्वेंशन 1949 और एडिशनल प्रोटोकॉल सेकंड ऑफ 1977। ये देखने की भी जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का ठीक है। मैंने आपको बताया था जितनी भी जनेवा कन्वेंशन है चाहे प्रोटोकॉल है, सबके लिए कॉमन आर्टिकल 3 बनाया गया है, और ये जो नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई थी ये एडिशनल प्रोटोकॉल था सेकंड, जो 1977 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे कल वाले लेक्चर में, तो जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल विच इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ विच मस्ट गाइड इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। तो हमने 5 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, उनमें से आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर दिए गए हैं। तो पहला तो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी दिया गया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी है हमारा प्रिंसिपल, हमने डिस्कस किया था। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, तो ये हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी भी है। प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी का भी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये प्रिंसिपल नहीं था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल नहीं है, तो सेकंड का क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है, यहाँ पूछा गया कि प्रिंसिपल कौन सा नहीं है इनमें से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, तो डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर ये है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहां ये बात की गई है अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है अजर्शन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अजर्शन की स्टेटमेंट कह रही है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक ऐसा लॉ है जो रेगुलेट करता है द कंडक्ट ऑफ वॉर, यानी जस इन बेलो को। याद है मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताई थी। उसके बाद कह रहे हैं ये ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल लॉ है विच सीक्स टू लिमिट द एफर्ट्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंटरनेशनल लॉ की ही ब्रांच है, जो मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के जो एफर्ट्स है उनको लिमिटेशन कर उस पर लिमिटेशन डालता है। कैसे, बाय प्रोटेक्टिंग जो कि हॉस्टिलिटीज यानी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का पार्ट भी नहीं है, और जो वॉर के मीन्स और मेथड्स है उनको रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट करके। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है भाई, अजर्शन में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था, और मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखना। तो ये देखो वहीं से स्टेटमेंट आई हुई है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है हमारी। रीजन देखते हैं ठीक है या नहीं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंस्पायर्ड है बाय कंसिडरेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एंड द मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स, ये भी बात ठीक है कि ह्यूमन सफरिंग्स को खत्म करने से रिलेटेड है, तो ये बात भी ठीक है। तो ये रीजन भी ठीक है, इसका अजर्शन भी ठीक है, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। ठीक है, क्यों ये सिस्टम किया गया था, ताकि जो ह्यूमैनिटी है उसको क्योंकि ये चीज़ ह्यूमैनिटी से इंस्पायर्ड है, ह्यूमैनिटी का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है इन चीज़ों पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये पॉइंट इसका ठीक है, यानी थर्ड का ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये तभी आपके सोल्व हो सकते हैं जब आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेवा कन्वेंशन हैज द प्रोविजन, कह रहा है कि कौन सी जेनेवा कन्वेंशन में ये प्रोविजन है, कौन सा प्रोविजन, द प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर। मैरीटाइम वॉरफेयर से रिलेटेड कौन सी जेनेवा कन्वेंशन हुई थी, याद आपको सेकंड जेनेवा कन्वेंशन हुई थी हमारी। फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन लैंड पे जो वॉर होता है उससे रिलेटेड थी, सेकंड थी मैरीटाइम वॉरफेयर से रिलेटेड। याद है मैंने बताया था इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकंड जेनेवा कन्वेंशन हुई थी 1949 की। तो देखो कहाँ लिखा है सेकंड जेनेवा कन्वेंशन, देखो पहले ही ऑप्शन में लिखा है। तो फोर्थ का हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग इज नोन एज टू सेफ्टी नेट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। मैंने बताया था मार्टिन्स क्लोज को सेफ्टी नेट बोला जाता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, याद है। फोर्सेड कॉम्बैट मैंने बताया था आउट ऑफ कॉम्बैट इसका मतलब होता है।
हेनरी डुनेंट क्लोज याद है आपको? हेनरी डुनेंट की जो बुक थी उसके अंदर बताया सॉल्यूशंस दिए गए थे, ये उसके बारे में बात की है। लेवे एंड मेसे के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मार्टिन्स क्लोज इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना लेवे एंड मेसे ये किसके बारे में बात करता है, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो। अगर यहाँ से कोई भी चीज और तरीके से पूछ ली जाती है तो आपको पॉइंट पता हो। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन है जिसका हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा 6th क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉमन टू ऑल द 4 जिनेवा कन्वेंशन, और उसको मिनी कन्वेंशन बोला जाता है विद इन द कन्वेंशन। ये है हमारा आर्टिकल 3rd। याद है आपको क्वेश्चन जो रूल्स दिए गए हैं आर्टिकल 3rd में, तो आर्टिकल 3rd हमारा यानी ये है। 6th का बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, काफी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी समझ पाओगे वो चीजें। 7th क्वेश्चन देखो क्या है। 7th क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ तो आपको कन्वेंशन दे रखे है, दूसरी तरफ दे रखे कि ये कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ये 7th क्वेश्चन है। तो पहले देखो फर्स्ट जनेवा कन्वेंशन हमारी किस चीज से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जनेवा कन्वेंशन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था लैंड पे जो वॉर होता है उससे रिलेटेड थी, तो फील्ड पे जो वॉर था उससे रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ देखो लैंड वॉर की कहाँ बात हुई, देखो पहले ही ऑप्शन में है, तो ए का फर्स्ट ऑप्शन होगा। जहां ए का फर्स्ट नहीं है उसको काट दो। देखो पहले में ए का फर्स्ट है तो ये आंसर हो सकता है, दूसरे में ए का सेकंड है ये कट गया, तीसरे में ए का फर्स्ट है ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, चौथे में ए का फोर्थ है तो ये कट गया। तो ए और सी में से हमारा क्या है, पॉसिबल आंसर निकल के आएगा। देखते हैं आगे। तो बी क्या कहता है, बी कहता है कि सेकंड जेनेवा कन्वेंशन। तो सेकंड जेनेवा कन्वेंशन मैंने बताया था सी से रिलेटेड हुई थी, कि जो समुद्र मैरीटाइम वॉरफेयर होता है उससे रिलेटेड हुई थी। तो बी का क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो ए का फर्स्ट बी का सेकंड होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी बी का सेकंड और यहाँ पे भी बी का सेकंड है। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड हुई थी। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन सिविलियन से पर हुई थी। तो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन हमारी सिविलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे है। तो सी का थर्ड देखो, फोर्थ देखो कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ सी का थर्ड दे रखा है तो ये कट गया, यहाँ सी का फोर्थ है तो ये हमारा सी का क्या है, 7th क्वेश्चन का सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन हमारी सिविलियंस पे हुई थी। तो ये चारों कन्वेंशंस किस किस पे हुई है ये मैंने हमारे नोट्स में इंक्लूड किया है। लेक्चर्स में बहुत जोर दे के मैंने बताया था कि ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। इसके अलावा 8th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन। ये आप देख लेना कब अडॉप्ट की गई है और उसके हिसाब से क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, मुझे तो देखो याद नहीं है कब अडॉप्ट हुई है, इतना याद रखना भी मुश्किल है। देखो जिनेवा कन्वेंशन 1949 में हुई है हमारी। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स की जो ट्रीटी है ये हमारी मेरे ख्याल से 2017 में हुई थी, अडॉप्ट की गई थी और 2021 में इफेक्ट में आई थी, ऐसे कुछ था मेरे ख्याल से, है ना। तो आप देख लेना उस हिसाब से क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे, जहां आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। और आप चाहो तो जो हमारा अभी जनवरी का एग्जाम हुआ है वो क्वेश्चंस भी उठा के देख लेना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के, वहां से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी बच्चे का कहीं कोई डाउट है तो जरूर मुझे कॉमेंट करना, ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे ज़रूर शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर छोड़ें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा हर बच्चा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, जहां हमारा जो टोर्ट का सब्जेक्ट है उसको हम शुरू करेंगे और बाकी टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।